हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज हम देखेंगे कैप 3100 मीन्स दिस मैनुअल और दिस कैप 3100 इज एप्लीकेबल फॉर द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन। This CAP 3100 Air Operator Certification Manual gives the procedure and requirement for the Air Operator Certification। मीन्स अगर किसी को AOC चाहिए, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, वो टोटली प्रोसीजर रिक्वायरमेंट जो दिए वो दिए कैप 3100 में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 134 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, कोई भी पर्सन इंडिया से, इंडिया में या इंडिया के अक्रॉस शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है तब तक। अगर उसको इंडिया में, इंडिया से या इंडिया के अक्रॉस कोई भी शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑपरेट करनी है तो उसके लिए उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 134 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर डेलीगेट की है DGCA, that is the Director General of Civil Aviation, and that is the airworthiness authority or regulatory authority of the Civil Aviation of India। अब जो ये AOC अप्लीकेबल है, AOC दोनों के लिए अप्लीकेबल है। किसके लिए? शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पैसेंजर के लिए भी एंड शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस कार्गो के लिए भी अप्लीकेबल है। तो जो AOC है, अगर मान लो आपको शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस पैसेंजर ऑपरेट करनी है तो भी आपको AOC चाहिए, एंड अगर कार्गो में शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑपरेट करनी है तो भी आपको DGCA ने इशू किया हुआ AOC चाहिए। और उसके लिए जो भी प्रोसीजर, जो भी रिक्वायरमेंट दी है कैप 3100 रूल नंबर 134A एंड ऑल्सो इन सेक्शन 3 सीरीज C पार्ट 2, तो वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद में DGCA क्या करेगा? AOC इशू करेंगे। उसके बाद में ये जो AOC इशू हुआ है, दैट इज द कैप 3100 और एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट इज इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनेक्सस 6 पार्ट 1 ऑफ ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICAO के जो एनेक्सस है, 19 एनेक्सस दिए हुए ICAO ने, स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, उसमें से जो एनेक्सस 6 है, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, उसके अकॉर्डेंस AOC इशू किया जाता है। अब AOC जो इशू किया जाता है, वो AOC इशू करने का क्या पर्पज़ है? AOC क्या करता है? AOC का पर्पज़ ये है टू सर्टिफाई दैट द स्पेसिफाइड कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट operations are authorized by DGCA and are to be conducted in compliance with the applicable regulations and rules। जो भी रूल्स है एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस या और शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट होना चाहिए। और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के बाद में DGCA ने कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिशन दे दी है। ये सर्टिफिकेशन का पर्पज़ है। मीन्स अगर AOC इशू हुआ है तो AOC इशू हुआ है मीन्स क्या है? DGCA ने आपको शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस करने के लिए परमिशन दे दी है, ग्रांट दे दिया है। और उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे हमेशा कंप्लाई रहना पड़ेगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे इसके जो कैप है, ठीक है, वो कितने कैप है? तो पहला है कैप 3100। कैप 3100 इज अप्लीकेबल फॉर द AOC मैनुअल शेड्यूल ऑपरेशंस ओनली। ओके। कैप 3200 इज फॉर एयरक्राफ्ट लीजिंग मैनुअल। मीन्स अगर मान लो आप खुद का एयरक्राफ्ट नहीं है, आपने एयरक्राफ्ट परचेस नहीं कर रहे हो, आप एयरक्राफ्ट लीज पे ला रहे हो, तो लीज के लिए आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा एंड लीज एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कैप 3200, दैट इज द एयरक्राफ्ट लीजिंग मैनुअल। तो आपने अभी किसी और ऑपरेटर से, ओनर से एयरक्राफ्ट आपने लीज पे लिया है, तो उस केस में लीज एग्रीमेंट कैसे बनाओगे, उसमें क्या कंडीशंस होगी, क्या है, कैसे बनाना है आपको लीज एग्रीमेंट, और एयरक्राफ्ट लीज पे कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर्स है लीजिंग की, वो पूरी प्रोसीजर दिए कैप 3200 में। उसके बाद में आता है कैप 3300। ये जो अप्लीकेबल है ये AOC मैनुअल है और अप्लीकेबल है शेड्यूल्ड कम्यूटर एंड NSOP के लिए। और कैप 3400 इज अप्लीकेबल फॉर द AOC मैनुअल फॉर हेलीकॉप्टर्स। तो ये चारों कैप है, कैप 3100, कैप 3200, कैप 3300 एंड कैप 3400। अब इसके बाद अगर आपको AOC चाहिए, इफ़ यू वांट टू
get AOC, then there are the 5 phases of the AOC. First one is the pre-application phase. अब ये 5 फेजेस कौन से, तो उसमें से सबसे पहला फेज है प्री एप्लीकेशन फेज, उसके बाद में फॉर्मल एप्लीकेशन फेज, उसके बाद थर्ड फेज है वो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन फेज है, फोर्थ फेज है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन फेज, एंड लास्ट वन इज द सर्टिफिकेशन फेज. दीज आर द 5 फेजेस ऑफ द AOC. अब इसमें क्या है, एक फेज दिया जाता है. प्री एप्लीकेशन फेज, सपोज किसी को एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्टार्ट करनी है, शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, तो उस केस में उसको अप्लाई करना पड़ेगा पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ग्रांट करने की, परमिशन देने की पावर किसको डेलीगेट की है, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को. तो इसीलिए उससे पहले, अप्लाई करने से पहले उनको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं. तो DGCA के साथ में मीटिंग होगी, NOC लेना है. तो इसके लिए जो है वो पहला फेज है, दैट इज द प्री एप्लीकेशन फेज. अब ये सब इंफॉर्मेशन होने के बाद में उनको पर्टिकुलरली ऑपरेटर को DGCA में फॉर्मली अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द फॉर्मल एप्लीकेशन फेज. अब अप्लाई करते समय आप एप्लीकेशन के साथ में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, आप रूल्स को, रेगुलेशन को कैसे कंप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, कैसे ऑपरेट करोगे, कौन से एयरक्राफ्ट के साथ में ऑपरेट करोगे, तो उसके साथ साथ मतलब आपको एप्लीकेशन के साथ साथ वो पूरे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, एज वेल एज फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी. अब उसके बाद में आपने सब कुछ सबमिट किया, उसके बाद में अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट किया है अलोंग विद द एप्लीकेशन, दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड, चेक्ड और इंस्पेक्टेड बाय द अथॉरिटीज. ओके. और अगर डॉक्यूमेंट में कुछ नॉन कंप्लायंस है, नॉन कन्फर्मिटी है, या डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, देन दे विल इन्फॉर्म द ऑपरेटर, ऑपरेटर उसे करेक्ट करके देंगे. एंड फिर वापस क्या होगा, अभी आपका हो गया डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन, डॉक्यूमेंट चेक किए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन आपने जो भी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपने वो उसमें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की है, स्पेसिफाई की है, उस फैसिलिटी का फिजिकली इंस्पेक्शन होगा. एंड यू हैव टू demonstrate the facilities, your all persons are well qualified, they have the appropriate knowledge, so you have to demonstrate that to the authority in demonstration and inspection phase. And on being satisfied that you have complied all the rules, regulations and requirements to get the AOC, then authority will certify you as a scheduled air transport services or operator to carry out the scheduled air transport services. इसके बाद में अभी एक एक फेज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फेज है प्री एप्लीकेशन फेज. अब जो प्री एप्लीकेशन फेज है, इस फेज में अप्लीकेंट जो है वो क्या करेगा, सिर्फ स्टडी करेगा, ठीक है, प्लान बनाएगा कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, किन एयरक्राफ्ट के साथ में हमें ऑपरेट करना है. उसके बाद में वो DGCA में इंक्वायरी करेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग एयर सर्विसेज है, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और मान लो मैं AOC लेता हूँ तो उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इंक्वायरी जो करेंगे वो कौन से फेज़ में करेंगे, प्री एप्लीकेशन फेज़ में. और इसी फेज़ में, प्री एप्लीकेशन फेज़ में भी वो NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एज वेल एज DGCA से जो चाहिए उसके लिए भी अप्लाई करेंगे. हो सकता है कि आप प्री एप्लीकेशन फेज़ में आपके पास में NOC ना हो, ठीक है, चलेगा. तो उस टाइम पे प्री एप्लीकेशन मीटिंग हेल्ड की जा सकती है DGCA या जो भी एयरवर्दीनेस अथॉरिटी है, दैट इज हमारे DGCA, तो उनके साथ में मीटिंग की जा सकती है उसके. लेकिन आपको फॉर्मल अप्लाई करने से पहले, फॉर्मली मीन्स बिफोर द फॉर्मल एप्लीकेशन फेज, आपके पास में NOC होना चाहिए, ठीक है. तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास NOC चाहिए, बट फॉर द प्री एप्लीकेशन फेज NOC इज नॉट नेसेसरी. और NOC के लिए जो फीस एप्लीकेबल है वो फीस है 2 लाख रुपीज. ओके. इसके बाद का जो वीडियो है, इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.